हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर फंक्शन की। तो ये फंक्शन क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो फंक्शन जो होता है हमारा, अगर हमारे मान लो दो सेट हैं ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, देन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो हम फंक्शन बोलेंगे, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से क्या होनी चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाले दो सेट हैं मेरे पास, एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी में भी 4 एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी। और वन रिलेट कर रहा है ए से, 2 रिलेट कर रहा है बी से, और 3 रिलेट कर रहा है सी से, एंड 4 रिलेट कर रहा है डी से। तो ये मेरा फंक्शन होगा ए टू बी। ऐसे ही ये दो सेट है मेरे, एक सेट ए है एक सेट बी है। 1 रिलेट कर रहा है ए से, 2 रिलेट कर रहा है बी से, और 3 रिलेट कर रहा है सी से। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 वाला जो है वो खाली रह गया, तो ये वाला हमारा फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये है हमारा, इसमें क्या हैं, 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसमें मैंने ए बी सी 3 एलिमेंट है मेरे। इसमें 1 रिलेट कर रहा है ए से, और 1 रिलेट कर रहा है बी से, 2 रिलेट कर रहा है सी से, और 4 रिलेट कर रहा है मान लो बी से, और 3 रिलेट कर रहा है सी से। तो क्या ये मेरा फंक्शन होगा? तब भी ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तब भी ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट डालने पर हमारे 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी एक वैल्यू डालने पर हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे मैंने एक और बोल दिया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें मेरे 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और इसमें भी मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। और 1 डालने पर वैल्यू ए आ रही है, 2 डालने पर वैल्यू ए आ रही है, 3 डालने पर बी आ रही है, और 4 डालने पर सी आ रही है। तो सेट ए में मेरे 2 एलिमेंट डालने पर एक ही वैल्यू मिल रही है। तो क्या ये फंक्शन होगा? यस, ये हमारा फंक्शन होगा। तो अगर हमें 2 वैल्यूज डालने पर अगर एक वैल्यू मिल जाए तब तो हमारा फंक्शन होता है, और अगर एक वैल्यू डालने पर अगर हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं तो उस केस में हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। अब थोड़ा सा और इसको आगे डिस्कस करेंगे डीपली। थोड़ा सा अब हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर लिया है हमने, अब थोड़ा सा आगे हम इमेज और प्री इमेज के बारे में जान ले रहे हैं। तो इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं अब हम। तो मान लो ये सेट है मेरा ए और ये सेट है मेरा बी। सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, और बी में भी 4 एलिमेंट हैं 5 6 7 एंड 8। 1 रिलेट कर रहा है 5 से, 2 रिलेट कर रहा है 6 से, 3 रिलेट कर रहा है 7 से, और 4 रिलेट कर रहा है 8 से। तो यहाँ पर 1 है, 1 की इमेज
जो है वो क्या होगी, 5 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ 1 इज 5, और ऐसे ही इमेज ऑफ 2 इज 6, ऐसे ही इमेज ऑफ 3 इज 7, इमेज ऑफ 4 इज 8। आई थिंक इमेज समझ में आ गई होगी। अब इसके जो उल्टे एलिमेंट्स हैं, उल्टे कैसे, जैसे 5 है, 5 का जो 1 है, 1 की इमेज जो थी 5 थी, तो 5 की प्री इमेज कौन कहलाएगी, 1। ऐसे 2 की इमेज थी 6 की प्री इमेज कौन होगी, 2। 3 की इमेज थी 7 की प्री इमेज कौन होगी, 3। 4 की इमेज थी 8, तो 8 की इमेज होगी 4। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा कि प्री इमेज ऑफ 5 इज 1 एंड प्री इमेज ऑफ 6 इज 2, प्री इमेज ऑफ 7 इज 3, प्री इमेज ऑफ 8 इज 4। तो इसकी प्री इमेज 8 की 4 होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की, बात करेंगे हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, तो ये क्या क्या होती हैं इनके बारे में देखते हैं जरा। तो मान लो कि कोई मेरा फंक्शन है जो a to b डिफाइन है, जो a to b डिफाइन है। तो यहाँ पर जो सेट a होगा, सेट a के एलिमेंट्स को, सेट a होगा ये वाला, तो इसके सेट्स को बोलेंगे हम डोमेन। और जो सेट b होगा, b के सेट को बोलेंगे हम कोडोमेन। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी कि a के सेट को बोलेंगे डोमेन और b के सेट को बोलेंगे कोडोमेन। तो यहाँ पर हम रेंज किसको बोलेंगे, बात ये आती है कि रेंज किसको बोलेंगे। तो रेंज बोलेंगे हम किसको, रेंज हम किसको बोलेंगे, सेट ऑफ इमेज एलिमेंट्स ऑफ ए को, ए की जो इमेज होंगी, सेट ए की जो इमेज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करेंगे अब हम। तो आगे के टॉपिक में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया हमने कि कोई फंक्शन है हमारा जो एंड टू एंड डिफाइन है, या इसको समझने से पहले डोमेन और रेंज को समझने से पहले इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला है हमारा सेट ए और ये वाला है सेट हमारा बी। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 और ये है इसमें 5 6 7 8 एंड 9।
1 रिलेट कर रहा है मान लो 5 से, 2 रिलेट कर रहा है 6 से, और 3 रिलेट कर रहा है 7 से, और 4 रिलेट कर रहा है 8 से। तो यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होंगी? तो एक फंक्शन है हमारा ए टू बी रिलेट कर रहा है, तो इसमें हमारी जो डोमेन होगी वो डोमेन हमारी क्या होगी भाई? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन की बात करें यहाँ पर, तो कोडोमेन जो होगी वो होगी हमारी यहाँ पर 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी कोडोमेन होगी। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी भाई हमारे यहाँ पर? वो होगी सेट ऑफ इमेज एलिमेंट ऑफ ए। तो ए की जो इमेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारी इमेजेस होंगी। तो 5 6 7 एंड 8 ये हमारी इमेजेस हो गई। तो जो इमेजेस होंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। अब जो क्वेश्चन हम पहले बता रहे थे उसे अब बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, मान लो एक मैंने इस तरीके से डिफाइन बोल दिया कि एक फंक्शन एंड टू एंड डिफाइन है, और इसके लिए मैंने एक फंक्शन ऐसे कह दिया कि एफ एक्स इक्वस टू है x माइनस 1, और मैंने पूछा कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दूँ, यानी ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल वैल्यू डालने पर मुझको नेचुरल वैल्यू ही मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर नेचुरल वैल्यू डालेंगे, सपोज दैट मैंने डाल दिया 1 और 1 डाल दिया, और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। बट 0 मेरा बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, तो ये मेरा क्या नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा जो इसके लिए डिफाइन हो। जो इसके लिए डिफाइन हो उसके लिए ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो यानी एफ एक्स जो होगा वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट अ फंक्शन फॉर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के लिए ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच की। तो ग्राफिकल अप्रोच में अगर मेरा कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि वो मेरा फंक्शन है या नहीं है, कोई कोई कर्व दे रखा है, उस कर्व के का अगर मैं ग्राफ वो जानता हूँ, ग्राफ उसका कर्व जानता हूँ, और कर्व पर कोई लाइन अगर मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस खींची और वो एक पॉइंट से ज़्यादा पर कट कर जाए, तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगी। जैसे मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, और कोई सा भी कर्व मेरा ऐसे आ गया, अगर मैं इस पर कोई एक लाइन खींच दूंगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने कोई लाइन खींच दी और ये इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। एक से ज़्यादा पॉइंट पर मतलब जैसे ये वाली लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो क्या ये मेरा फंक्शन होगा? नहीं, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। और अगर मेरा कोई सा भी कर्व है, उस कर्व को लाइन
अगर मैं उस पर खींचूं पैरेलल टू वाई एक्सिस और वो केवल एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो मेरा फंक्शन होता है, तो वो मेरा एक फंक्शन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्व पर एक लाइन खींचे अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस और वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर कट करे तो वो मेरा फंक्शन होगी, अदरवाइज वो मेरा फंक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टू चेक ए फंक्शन, टू चेक फंक्शन, draw a line, draw a line parallel to y axis, ठीक है, y axis on the curve if this line intersects the curve more than one point, then it is not a function, or and if it intersect only one point, then it is a function। तो ये फंक्शन होगी। तो आई होप ये ग्राफिकल अप्रोच समझ में आई होगी फंक्शन को चेक करने के लिए कि कोई सा भी फंक्शन हमारा है या नहीं है। तो ग्राफिकल अप्रोच में बहुत बढ़िया तरीका है कि अगर आपको किसी कर्व का अगर ग्राफ आता है तो उस ग्राफ से आप ये पता कर सकते हो कि वो हमारा फंक्शन है या नहीं है। सिंपल उस कर्व पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।